प्रिय बच्चों, हम संस्कृत की पुस्तक के बारे में बात करते हैं। जैसे संस्कृत की पुस्तक है क्लास 9 की, तो इसमें 4 पार्ट बने हुए हैं। पहला पार्ट है संस्कृत गद्य भारती का। पहला पार्ट संस्कृत गद्य भारती का है। अब इसमें संस्कृत में पाठ दिए गए हैं। इनमें से जो प्रश्न आते हैं, पहला प्रश्न होता है संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना, और दूसरा प्रश्न आता है पाठ का हिंदी में सारांश लिखना। सिर्फ 2 प्रश्न इस गद्य भारती पुस्तक से आते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट है संस्कृत पद्य पीयूषम का। संस्कृत पद्य पीयूषम, तो संस्कृत पद्य पीयूषम से 3 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना, व्याख्या करना, और दूसरा क्वेश्चन है श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखना, और तीसरा प्रश्न है इसमें पद्य पीयूषम का सूक्तियों की संदर्भ सहित व्याख्या। इसके बाद कथा नाटक कौमुदी है। कथा नाटक कौमुदी से 3 प्रश्न आते हैं, जिनमें पहला प्रश्न होता है पाठ का चरित्र। जो पात्र होता है तो पाठ में पात्रों का चरित्र हिंदी में। दूसरा संस्कृत प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखना, और तीसरा प्रश्न आता है वैकल्पिक प्रश्न। और इसके बाद चौथा पार्ट है संस्कृत ग्रामर, जिसमें संधि समास, वर्णों का उच्चारण स्थान, संधि समास, वर्णों का उच्चारण स्थान, प्रत्याहार, अनुवाद और पत्र लेखन, वाक्यों को शुद्ध करना, और उसी के साथ साथ संस्कृत वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना, शब्द रूप, धातु रूप और वाच्य परिवर्तन। इतना तो ये पुस्तक का परिचय है। अब हम बात करते हैं गद्य भारती में। पहला पाठ है अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकान। अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकान अर्थात हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह। अब ये पैराग्राफ दिया हुआ है संस्कृत में, हमको इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ। अब संदर्भ में लिखा जाएगा प्रस्तुत संस्कृत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकान नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसमें लेखक का नाम नहीं लिखा जाता है। अब इसके बाद प्रसंग की बात करते हैं। संदर्भ के बाद हम लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश में राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में बताया गया है। हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं उन्हीं के विषय में बताया गया है। संदर्भ, प्रसंग। अब हिंदी अनुवाद। सर्वेषु राष्ट्रीय वैशिष्ट्य युक्तानि वस्तूनि प्रतीक रूपेण स्वीक्रियन्ते तत्रत्यैः जनैः। अर्थात सर्वेषु राष्ट्रेषु सभी राष्ट्रों में राष्ट्रीय वैशिष्ट्य युक्तान, राष्ट्रीय विशेषता से युक्त वस्तुएं प्रतीक रूपेण, प्रतीक के रूप में, चिन्ह के रूप में, तत्रत्यैः जनैः, वहां के लोगों के द्वारा स्वीक्रियन्ते, स्वीकार की जाती है। सभी राष्ट्रों में राष्ट्रीय विशेषता से युक्त वस्तुएं प्रतीक के रूप में, चिन्ह के रूप में वहां के लोगों के द्वारा स्वीकार की जाती है। तेज प्रतीके तद राष्ट्रस्य गौरवम्, उन प्रतीकों में अर्थात उन चिन्हों में उस राष्ट्र का गौरव, चरित्र और गुण प्रकट होते हैं। उन चिन्हों में उस राष्ट्र का गौरव अर्थात मान मर्यादा, चरित्र और गुण प्रकट होते हैं। तानि राष्ट्रीय प्रतीकानि विगद्यन्ते,
तान् उन्हें ही राष्ट्रीय प्रतीक अर्थात राष्ट्रीय चिन्ह निगद्यन्ते कहा जाता है। अस्माकं राष्ट्रे भारतीय कतिपयान् प्रतीकान् स्वीकृतानि सन्ति। अस्माकं राष्ट्रे भारतीय कतिपयान् प्रतीकान् स्वीकृतानि सन्ति। हमारे राष्ट्र भारत में भी कुछ चिन्ह स्वीकार किए गए हैं, अर्थात हमारे राष्ट्र भारत में भी कुछ चिन्ह माने गए हैं। तान् अस्माकं चारित्र्यं संस्कृतिं महत्वं च व्यंजयन्ति। उनके द्वारा हमारा चरित्र, संस्कृति और महत्व प्रकट होता है, अर्थात उन चिन्हों के द्वारा हमारा चरित्र, संस्कृति और महत्व प्रकट होता है। पक्षिषु कतमा, पशुषु कतमा और पुष्पेषु कतमत् वा अस्माकं राष्ट्रीय महिम्नः प्रतिनिधित्व विदधाति विचार्यैव प्रतीकानि निर्धारितानि सन्ति। तो पक्षियों में किसको, पशुओं में किसको और पुष्पे कतमन और फूलों में किस पुष्प को हमारी राष्ट्रीय महिमा का प्रतिनिधित्व करके विचार करके ही प्रतीकानि निर्धारितानि सन्ति, चिन्ह निर्धारित किए गए। अब इसके बाद मोर, मयूर अर्थात मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया गया है, अर्थात मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मयूर, पक्षिषु मयूर राष्ट्रीय पक्षी रूपेण स्वीकृतो अस्ति। पक्षिषु मयूर, पक्षियों में मोर राष्ट्रीय पक्षी रूपेण राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकृतो अस्ति, स्वीकार किया गया है, माना गया है, अर्थात मोर को राष्ट्रीय पक्षी माना गया है। अब मयूरो अतीव मनोहर पक्षी वर्तते। मयूरो मोर अतीव मनोहर, अत्यंत सुंदर, मनोहर, मन का हरण करने वाला पक्षी होता है। चंद्रक वलय संवरितानि चित्रितानि तस्य पिच्छानि मनांसि हरन्ति। अर्थात मयूर के बारे में बताया जा रहा है कि तस्य पिच्छानि, उसकी पूंछ पर, तस्य पिच्छानि उसकी पूंछ पर चंद्र वलय संवरितानि, चंद्रमा के आकार का गोलाकार चित्र बना हुआ चित्र, तस्य पिच्छानि अर्थात उसकी पूंछ पर, मोर की पूंछ पर चंद्र वलय संवरितानि, चंद्रमा के आकार का गोलाकार चित्र मनांसि हरन्ति, मन को हर लेता है, मन को हर लेता है। यदा गगनं श्यामलै मेघै आच्छन्नं भवेत् तदा मयूरो नृत्यते। यदा माने जब गगनम आकाश मंडल श्यामलै मेघै काले काले बादलों से आच्छन्नं भवेत् ढक जाता है, तदा मयूरो नृत्यते, तब मोर नाचता है। तस्य तदानीन्तनं नर्तनं नयन सुखकरम अपि च चेतस चमत्कारकं भवेत्। उसका उस समय का नाचना नयन सुखकरम, आंखों को सुख देने के साथ साथ चेत चमत्कारकं भवेत्, मन को भी चमत्कृत कर देता है, अर्थात मन को भी खुश कर देता है। मधुर स्वरो अपि मयूरो विषधरान् घूमते, विषधर अर्थात सब, मधु शहद, मधुर मीठा, तो मधुर स्वरूप अपि शहद के समान मीठी आवाज में बोलने वाला मोर विषधरान् घूमते, सर्पों को खा जाता है। इदमेव अस्माकं राष्ट्रीय चारित्रं विद्यते। इदम एव अर्थात यही अस्माकं हमारा राष्ट्रीय चरित्र है, यही हमारा राष्ट्रीय चरित्र है। क्या? सर्वैः सह मधुरं वाच्यं, सभी के साथ मधुर वाणी में बोलना चाहिए,
मधुरम व्यवहार कर्तव्यम, और मधुरता का व्यवहार करना चाहिए। मधुरम आचरितव्यम, और मधुरता का आचरण करना चाहिए। किंतु ये राष्ट्रद्रोही लोग अत्याचार परायणा, राष्ट्रीय अखंडताया, राष्ट्रीय एकस्यवा विघातका, विषमुखा सर्वतुल्या, मयूरेण राष्ट्रेण व्यापादयितव्या। किंतु जो राष्ट्र से द्रोह रखने वाले, राष्ट्र से ईर्ष्या रखने वाले अत्याचारी लोग राष्ट्र की अखंडता और राष्ट्र की एकता में बाधा उत्पन्न करने वाले, सर्वतुल्या विषमुखा, सर्प के समान विषैले मुख वाले हैं, उन्हें राष्ट्र के द्वारा ठीक उसी प्रकार से मार दिया जाना चाहिए जैसे मोर सर्पों को नष्ट कर देता है।